पिछले वीडियो में हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे। पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर शेयरिंग का सेकेंड वीडियो होने जा रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग दो कंट्री की स्टोरीज़ की बात कर रहे थे। ये दो कंट्री है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दोनों कंट्री के इथनिक वेरिएशन को देखा और दोनों कंट्री की डाटा के बारे में बात किया कि कैसे लैंग्वेज के आधार पर, रीजन्स के आधार पर एक कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी रहते हैं और कैसे वो मतलब कि डिवाइड थे। तो सबसे पहले हम जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे उनको समराइज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बेल्जियम, जो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री था जिसका कैपिटल ब्रुसेल्स था। तो बेल्जियम का जो मैप है, जैसे कि मैप से हम समझते हैं, ये बेल्जियम का मैप है जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे जो है सो कम्युनिटी जो है सो दो कम्युनिटी डिवाइड है। मतलब कि जो येलो कलर का देख रहे हैं वो फ्लेमिश रीजन है, दो रीजन में बटा हुआ है कंट्री। जो येलो कलर का वो फ्लेमिश रीजन में है, उसे हम लोग फ्लेमिश रीजन कहते हैं, और जो रेड कलर का है वो वेलोनिया रीजन है। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि जो फ्लेमिश रीजन में जो लोग रहते हैं वो डच स्पीकिंग पीपल्स रहते थे, डच स्पीकिंग कम्युनिटीज रहते थे, और जो वेलोनिया रीजन है जो रेड कलर का है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते थे। और लाइनिंग टाइप जो देख रहे हैं वो जर्मन स्पीकिंग लोग थे। तो ये था मतलब कि ये है हमारा बेल्जियम का मैप। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बेल्जियम में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमने आपको बताया होगा कि जो माइनॉरिटी के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग कौन थे? फ्रेंच स्पीकिंग, वो कितना थे? 40%। वो रिच और पावरफुल हुआ करते थे, काफ़ी धनी मनी। बहुत दिन बाद जाकर जो डच स्पीकिंग लोग थे उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और एजुकेशन का बेनिफिट मिला डच स्पीकिंग कम्युनिटी को। वो इस कंडीशन से काफ़ी नाराज़ थे कि फ्रेंच स्पीकिंग वाले उनसे काफ़ी रिच और पावरफुल था। तो थोड़ी बहुत दोनों कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट आया। तो वहाँ के गवर्नमेंट जो थे इस कॉन्फ्लिक्ट को दिमाग में लिया, इस कॉन्फ्लिक्ट को गाइड किया और इस चीज़ को वो संभाला। 1950 और 1960 में दोनों देश के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया था। ब्रुसेल्स जो कैपिटल था, वहाँ का तो कंडीशन कुछ अलग ही था, क्योंकि वहाँ जो है फ्रेंच स्पीकिंग लोग 80% थे और 20% लोग कौन थे? डच स्पीकिंग। तो ब्रुसेल्स में दोनों कम्युनिटी के बीच जो टेंशन था वो सबसे तीखा रूप में देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ का कंडीशन क्या था? अलग था। तो ये सब कन्फ्लिक्ट, ये सब कंडीशन बेल्जियम में हम लोग को देखने को मिला। सोचो अगर क्या होगा अगर बेल्जियम में जो मेजॉरिटी वो अपना इंटरेस्ट पुश करने लग जाए। अब मेजॉरिटी जो डच स्पीकिंग है वो अपना इंटरेस्ट पुश करने लग जाए फ्रेंच स्पीकिंग पर, तो क्या होगा? क्योंकि दोनों कम्युनिटी तो एक जैसा नहीं है, दोनों कम्युनिटी के इंटरेस्ट अलग है। चूँकि डच स्पीकिंग का मेजॉरिटी है तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों कम्युनिटी का इंटरेस्ट अलग है। तो क्या होगा? दोनों का रिलेशन गड़बड़ होगा और पार्टीशन जैसा केस बढ़ने लगेगा। सिविल वॉर जैसे कंडीशन पैदा होने की संभावना होने लगेगी।
जैसे कि इंडिया का पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान में, वैसा कंडीशन होने की संभावना बढ़ती है। तो ये सब बात था बेल्जियम का, ये सब कंडीशन हम लोग को देखने को मिला था। श्रीलंका का कंडीशन और भी अलग था। अभी हम लोग बेल्जियम का कंडीशन जाने हैं, अब श्रीलंका का कंडीशन जाने। तो श्रीलंका का कंडीशन जो हम लोग देखे थे उसमें ये देखे थे कि मेजॉरिटी किसका था। उसकी डाटा को जो हम लोग बात किए थे तो हम लोग देखे थे कि मेजॉरिटी किसका था, सिन्हाला स्पीकर का 74%। कौन थे? सिन्हाला स्पीकर थे। और 18% तमिल स्पीकर्स, और रिमेनिंग 7% बोथ तमिल एंड सिन्हाला। वो 7% कौन थे? क्रिश्चियन थे। तो वहाँ एक और कंडीशन था, डिवीज़न का भी कंडीशन था। जो 70% सिन्हाला स्पीकर थे वो ज़्यादातर क्या थे? बुद्धिस्ट थे। और 18% जो तमिल स्पीकर्स थे वो ज़्यादातर कौन थे? हिंदू और मुस्लिम। वो सब सारी बात हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे। तो श्रीलंका के साथ क्या हुआ वो हम देखेंगे। 74% लोग वाले का क्या था? मेजॉरिटी था। जो सिन्हाला स्पीकर थे उनका क्या था? मेजॉरिटी था। श्रीलंका का हम लोग जो कंडीशन देखे थे इसके मैप से समझते हैं। देखिए मैप में जो देख रहे हैं, जो हल्का येलो है वो सिन्हालीज हैं, जो ऑरेंज है वो श्रीलंकन तमिल है, और जो ब्राउन है वो इंडियन तमिल है, और डॉट 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 कलर का जो देख रहे हैं वो मुस्लिम है। तो 74% जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं श्रीलंका में, सोचो अगर वो सिन्हाला स्पीकर्स ने, चूँकि मेजॉरिटी में है, कोई भी कम्युनिटी अगर मेजॉरिटी में रहता है तो अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर वो अपने इंटरेस्ट को पुश करने में लगा रहेगा, या फिर जो अदर कम्युनिटी है जो आपसे कम है, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो अगर आगे बढ़ते हैं, वो अगर उनके कंपेयर में आने लगते हैं तो ये बात भी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी वाले लोग में के मन में खटकता है। तो वही कंडीशन हुआ कहाँ? श्रीलंका में। सोचो अगर 74% लोग ने ये डिसाइड कर लिया नहीं हम मेजॉरिटी में हैं और हम जो चाहेंगे वो होगा, या फिर तो ये क्या होगा? ये फिर गड़बड़ होगा। किसके लिए? तमिल वाले लोग के लिए। तो अब तक थोड़ा बहुत आप लोग के दिमाग में आ गया होगा इस दो कंट्री के स्टोरीज़ को पढ़ के, जितना ही तक अभी हम पढ़े हैं वो ये आ गया होगा कि जो भी हो, सीधा बात कि कंट्री को एक बनाए रखने के लिए इक्वल राइट्स की ज़रूरत है। मतलब कि कंट्री में एक ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा पॉलिसी बनाओ, ऐसा रूल बनाओ कि सभी को इक्वल राइट्स मिले और सभी की बातों को सुनी जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो दैट्स वाई वी स्टडी अबाउट पॉलिटिकल साइंस। तो हम देखेंगे कि श्रीलंका में क्या क्या कंडीशन हुआ। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। टॉपिक का नाम है मेजॉरिटीज़ इन श्रीलंका।
मेजोरिटेरियन जो होता है वो मेजोरिटेरियन इज डिफाइंड एज बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड गवर्न द country in any way they wish to respect the feelings and desires of community। जो ट्रेडिशन का मतलब होता है कि कोई कम्युनिटी मेजोरिटी में है तो वो अपने हिसाब से कंट्री को गवर्न करना चाहेगा, दूसरे कम्युनिटी का वो ख्याल बगैर ख्याल रखते हुए अपने मन चाहा काम वो करता है। तो ऐसे कम्युनिटी को हम लोग मेजोरिटेरियन कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन श्रीलंका में देखने को मिला। जो मेजोरिटी में कम्युनिटी थे, सिन्हाला कम्युनिटी, वो क्या क्या किए वो देखेंगे इस टॉपिक में। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ और श्रीलंका जो आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ कि सिन्हाली लोग मेजोरिटी में थे, उन लोगों का जो गवर्नमेंट बना तो सिन्हाली लीडर्स लोग अपना मेजोरिटी के बल पर अपने डोमिनेंस ढूंढना शुरू कर दिया। उन लोगों का ये थिंकिंग था कि हम लोग मेजोरिटी में हैं, जो चाहेंगे वो होगा। तो उनका ये माइंडसेट था और गवर्नमेंट में भी धीरे धीरे अपना मेजोरिटी बनाना शुरू कर दिया। श्रीलंका में जो मेजोरिटी वाला जो सबसे पहला चीज़ देखने को मिला वो 1956 वाला एक्ट। 1956 वाले एक्ट में, उस एक्ट के अकॉर्डिंग सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। तो यहाँ पे तमिल वालों के लिए दिक्कत होने लगा, क्योंकि तमिल भी चाहेगा कि हमारा लैंग्वेज ऑफिशियल बने, क्योंकि सिन्हाली लोग मेजोरिटी में थे तो ऐसा नहीं हुआ और तमिल वाले लोग को उनके कल्चर को प्रिजर्व कर पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। और एक और मेजर पार्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एक बहुत बड़ा स्टेप ये भी लिया गया था। जो सिन्हाली स्पीकिंग कम्युनिटी थे वो ज़्यादातर क्या थे, बुद्धिज्म थे। तो दैट विल बी फॉस्टर्ड एंड दैट विल बी प्रिजर्व्ड अगेन कि जब 1948 में कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न ये देखने को मिला कि गवर्नमेंट जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ये एक प्रोविज़न बना। ये अगेन तमिलियन के लिए बुरी खबर थी। तो इस तरह एक फैसला आती थी गवर्नमेंट के तरफ से और श्रीलंका तमिल की नाराज़गी इस तरह से बढ़ती गई। उसके बाद फिर से ज़्यादा दिक्कत तब हुआ जब तमिलियन को जॉब और एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हुआ। तो जब जॉब और एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हुआ तो क्या होगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस किसको देगी, यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस किसको मिलेगी। तो उस टाइम जो है यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस सिन्हाला स्पीकर्स को जॉब में प्रमोशन हो या फिर कुछ भी हो तो वो सिन्हाला वाले लोग को ही मिला करता था। इस तरह जो है सो धीरे धीरे डोमिनेंस बढ़ता गया सिन्हाला वाले लोग को। तो डोमिनेंस इस हद तक बढ़ गया था कि नॉर्मल लाइफ में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी। मतलब तमिल लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ गया था और इस हद तक डोमिनेंस बढ़ गया था कि वहाँ का पीपल जो है काफ़ी एलिनेटेड फील करने लगे थे। अगर आपको आपके कंट्री में दिक्कत होने लगी तो जैसे कि आप हिंदी बोलते हो, आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इसका मतलब आपका लाइफ बर्बाद है। तो दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग कि तमिल लोग जो है वो काफ़ी एलिनेटेड फील करने लगे, उनका कोई नहीं सुनता था। अब जैसे कंट्री में देखा जाए तो हमारे कंट्री में किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है, सभी रिलीजन इक्वल है और ये छोटी छोटी चीज़ गड़बड़ होते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट कम्युनिटी के बीच टेंशन बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। और रिजल्ट ये हुआ कि दोनों के बीच जब कन्फ्लिक्ट बढ़ा तो 1948 में जब कंट्री आज़ाद हुआ था तो तब से लेकर 98 तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन तमिल लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। तो इतना कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, रिजल्ट ये हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी का तमिल लोग जो है ऑर्गेनाइज़ किए और उन्होंने अपना डिमांड्स रखा एक
तमिल का, एक अलग स्टेट का। श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में उन्होंने एक तमिल स्टेट का मांग रखा, और ये जो मांग रखा, इस मांग को वो ठुकरा दिए। पे ज़्यादा अत्याचार होने लगा तमिल वाले लोग पे। दोनों के बीच क्या हुआ, जो है सो कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया, और वो चेंज हो गया किस चीज़ में, सिविल वॉर में। सिविल वॉर मतलब इनसाइड अ कंट्री दोनों कम्युनिटी के बीच काफ़ी मारकाट होने लगी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हज़ारों लोग, दोनों कम्युनिटी के हज़ारों लोग मारे गए। बहुत सारे फैमिलीज़ को वहाँ से उस देश को छोड़ना पड़ा। सिविल वॉर से पहले, ये वॉर होने से पहले काफ़ी बहुत अच्छा वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ था, काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक था वहाँ का। लेकिन इस सिविल वॉर के कारण उसका जो इकोनॉमिक था वो क्या हो गया, डिक्लाइंड हो गया सिविल वॉर के कारण। तो सिविल वॉर सब काफ़ी खतरनाक चीज़ होता है। और ये सब होने का कारण क्या हुआ, ये सब होने का कारण सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म, सिर्फ और सिर्फ ये एक कारण था जो इतनी सारी बातें हुई श्रीलंका में। आप माइनॉरिटी में हो, आपका कोई नहीं सुन रहा है, आप चाहोगे कि हमारा खुद का स्टेट हो, तो फिर देखो, आप माइनॉरिटी में हो, आपका कोई नहीं सुन रहा है, आप क्या चाहोगे कि हमारा खुद का स्टेट हो, हम खुद अपनी सरकार बनाएं। तो ये सब होने का कारण क्या था कि श्रीलंकन जो सिन्हालीज थे वो ज़्यादा हावी हो गए थे किन पे, तमिल वाले लोगों पे। तो ये सब कंडीशन था श्रीलंका का। जो हम लोग देखे, बेल्जियम का देखे, तो बेल्जियम में जो है वो वहाँ का जो कंडीशन था, दोनों के बीच जो कन्फ्लिक्ट आने लगे, तो वहाँ की सरकार का क्या था कि वहाँ की सरकार ने उस कन्फ्लिक्ट को संभालने का कोशिश किया और कुछ मेजर्स स्टेप्स लिए दोनों कम्युनिटी के बीच। और यहाँ क्या देखने को मिला कि जो मेजॉरिटी में लोग थे वो काफ़ी अपना डोमिनेंस जमाना चाहे। तो ये दो कंट्री की स्टोरी थी, दो कंट्री के अंदर क्या क्या हुआ, दो कंट्री के अंदर जो है सो क्या क्या समस्याएं हुई, वो जानने। चूँकि पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं, और पावर शेयरिंग में की शुरुआत ही दो कहानी से हुई थी, दो एग्जाम्पल से हुई थी पावर शेयरिंग को समझने के लिए कि पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ये सब कंडीशन देखे हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। वहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक तो हम लोग का होगा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। थैंक्स।